नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको फटाफट अंदाज में कमोडिटी मार्केट के तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे सवाल हमें व्हाट्सएप करें। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं, और साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी हेड हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात चांदी की कर लेते हैं। चांदी में आज सबसे अच्छी तेजी दिख रही है, 1000 रुपये से ज़्यादा की मजबूती। केडिया जी बताइए, चांदी में कल 89,000 रुपये के नीचे चली गई थी, आज 91,500 के ऊपर है, इंट्राडे में 92 तक भी गई थी। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है चांदी में? इस बाजार में ट्रेड करना चाहिए कि अभी रुकना चाहिए? कैपिटल प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। वेरी गुड इवनिंग विश्वनाथ जी। गुड इवनिंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जो वॉलिटिलिटी बढ़ रही है उसकी वजह से मार्केट में हमने देखा कि प्राइसेस 89 तक चली जाती है, फिर रिकवर करके 92 आ जाती है, तो बहुत फ्लक्चुएशन तो डेफिनेटली है। हमने 2 दिन पहले देखा कि यूएस ने चाइना के काफी प्रोडक्ट्स पे, खास करके सोलर के प्रोडक्ट पे 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, जिसके बाद हमने $30 का लेवल चांदी में टूटते हुए देखा और जिसके नतीजे में डोमेस्टिक मार्केट पे भी फॉल था। बट कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट, और आज काफी अहम दिन है जहां पे हम देख रहे हैं कि ईसीबी अपना रेट कट कर रहा है पहला। और ईसीबी के रेट कट पहला करने का इंपॉर्टेंस ये इसलिए है क्योंकि ये स्वीडन, फिर बाद में बैंक ऑफ इंग्लैंड, चाइना, यूएस, सभी के सेंट्रल बैंक पे प्रेशर करेगा कि आगे जाके रेट कट करना है। तो Q3 में हम एक जबरदस्त तरीके से रेट कट देखेंगे, जिसका बेनिफिट हम सोने चांदी दोनों में ही देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी चांदी का उसका बेनिफिट ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा, वॉलिटिलिटी की वजह से थोड़ा सा अपने कैपिटल को सिक्योर करके चलिए। ऑप्शन के जरिए भी आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो फ्यूचर में मुझे लगता है करंट लेवल से थोड़ा सा वेट कीजिए, 90,900 या 91,000 के करीब मिलता है तो वहां पे बाय कीजिए। 90,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। 92,000 का लेवल आज वापस हम रीगेन करते हुए देखेंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट कट का न्यूज रहेगा, इसका कहीं ना कहीं डॉलर पे एक दबाव बढ़ेगा। वही ऑप्शन के जरिए भी 92,000 का कॉल 1750 पे लिया जा सकता है, 1250 के स्टॉप लॉस से 2400 से 2500 तक का जंप हम ऑप्शन में भी देख पाएंगे। यानी दोनों तरह की राय आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है। सिल्वर मिनी भी आप खरीद सकते हैं, 92,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 1750 पे, टारगेट यहाँ पे 2500 का है। या फिर सिल्वर फ्यूचर्स भी जुलाई वायदा खरीद सकते हैं 90,900 के स्तर पे, और टारगेट है 92,200। आप बताइए, सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है अनुज जी? विष्णु जी गुड इवनिंग। देखिए, कल एक अच्छा बाउंड हमने सिल्वर में देखा और आज भी हम मॉर्निंग से एक अच्छी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। इनफैक्ट $30 के नीचे मार्केट गया था, वहां से अच्छा रिवाइवल हमने देखा है। डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 104 के आसपास आ गया है, तो वहां भी हमने गिरावट देखी है। बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के निचले स्तरों पर आती हुई दिखी है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को दिखा है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि हाई बनाने के बाद उसमें करेक्शन भी आया था, तो फिलहाल अभी हमें लगता है कि मार्केट एक पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, इंट्राडे मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट कट होने की बात सामने आ रही है और दूसरी तरफ से जो यूएस के डेटा आने हैं वो आगे की रणनीति तय करेंगे। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि 91,350 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करें। 90,800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 92,500 तक देखा जा सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार प्राइस 30-80 से लेकर $31 तक के लेवल आ सकते हैं। हालांकि हमने काफी सालों के बाद सिल्वर में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है, जो कि मुझे लगता है कि अगेन सस्टेन हो सकता है। अभी फिलहाल थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी सिल्वर का पॉजिटिव है। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड देखा जा सकता है लोअर लेवल्स में खरीदारी का। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर लेवल पे खरीदारी की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए, अब बात गोल्ड की करते हैं। अनुज जी, गोल्ड में बताइए क्या करना चाहिए? गोल्ड की चाल आगे कैसी दिख रही है आपको? देखिए, गोल्ड में हमने देखा था कि $2310 तक के लेवल आए थे और अब देखें तो 2370 के आसपास चल रहा था। यहाँ भी हमने एक अच्छा खासा रीगेन होता हुआ देखा है। तो अगेन यहाँ पर बाइंग की कॉल रहेगी। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करीबन 72,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है करीबन 72,380 का लगा है, टारगेट ऊपर में 72,800 से लेकर 73,000 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो $2385, $2390 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। $2400 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन गया है और हम देख भी रहे हैं कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो $2400 जो है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 2400 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो फिर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि अभी फिलहाल प्राइस $10 से $15 की रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे।
चलिए पहले दर्शक है हमारे साथ, क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है आगे की चाल किस तरह की रहेगी? 875 रुपए के ऊपर केडिया जी कॉपर है, अब क्या करना चाहिए? रेगुलर दर्शक हैं हमारे, हर दिन सवाल पूछते हैं, क्या करें? देखिए, कॉपर की अगर बात करें तो डेफिनेटली हमने एक अच्छा खासा फॉल बैक देखा था, जिस दिन से हमने डेटा पॉइंट ज्यादा अच्छे नहीं आए थे, बट कहीं ना कहीं डॉलर की गिरावट की वजह से हमें लगता है कि कॉपर को एक अच्छा खासा पुल बैक वापस मिलेगा। रिसेंटली हमने देखा चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मई मंथ में है वो अनएक्सपेक्टेडली कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जिसकी वजह से पूरी बेस मेटल में हमने गिरावट आती हुई देखी। बट कहीं ना कहीं अभी हमें लगता है कि प्राइजेस अपने आप को संभाल रहा है, वापस $10,000 के ऊपर कॉपर एलएमई पे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स की भी गिरावट है, तो मुझे लगता है इनको अगर लॉन्ग पोजीशन लेना है तो 70-72 का एक जोन अच्छा है लेने के लिए। हायर साइड पे मुझे लगता है इमीडिएट तो 880 से 884 का ही जोन रहेगा। बट अगले हफ्ते से हम देखेंगे चाइना से जैसे से इंटरेस्ट रेट के ऊपर दबाव बढ़ेगा, पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। तो करंटली मुझे लगता है 880 870 872 पे लेके चलिए। 880 से 85 के जोन में मैक्सिमम अपसाइड लग रहा है। हमारे साथ नवनीत हैं, इनके सवाल दो हैं। एक तो चांदी जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे और पोजिशनल क्या ट्रेड लेना चाहिए, और दूसरा एल्युमिनियम में भी सिमिलर सवाल है कि इंट्राडे और पोजिशनल क्या ट्रेड ले। आप बताइए अनुज जी, चांदी, हालांकि आपने बताया भी है चांदी को लेकर, फिर से इनके लिए इंट्राडे के लिए कॉल बताइए अलग, पोजिशनली क्या व्यू है वो भी बताइए, और एल्युमिनियम में भी सिमिलर सवाल है सर। देखिए, चांदी में तो खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। 91,200, 91,300 के आसपास खरीदारी करें। हमें लगता है कि ऊपर में 92,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 90,800 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मींस $30 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। बुलियंस में हमने देखा है कि सिल्वर ने काफी अच्छा रनअप दिया है, और पोजिशनली भी हमें लगता है कि अच्छा एक मोमेंटम रहेगा। तो पोजिशनल तौर पे भी हमें लगता है कि अगर प्राइस नीचे आते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि 1 लाख तक के लेवल आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। यहाँ पर भी बाउंस बैक रह सकता है। हमें लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर भी आप खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि जो प्राइसेस है एक बार 245 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं बेस मेटल पैक में भी एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि सभी बेस मेटल पर इफेक्ट डालेगी, और वहां पर भी हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। नवनीत को क्या सलाह देंगे एल्युमिनियम में और चांदी में, केडिया जी, पोजिशनली भी और इंट्राडे के लिए? देखिए, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा 2 साल के लो से काफी अच्छी रिकवरी दी है हमने, अभी भी 2650 के ऊपर मेंटेन है। रिसेंटली हमने जो हाई देखा था मई मंथ में वो लगभग 2750 के आसपास था। जैसे मैंने अभी कहा भी है कि जो पीएमआई के आंकड़े आए थे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के, वो थोड़ा स्लो डाउन की वजह से ये हमने इम्पैक्ट पड़ते हुए देखा। लेकिन चाइना जिस ढंग से इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा जो आने वाले टाइम पे एल्यूमिनियम को सपोर्ट। एक चीज और है, गैस की शॉर्टेजेस है माइंस में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जून मिड से हम एक अच्छी खासी वापस रैली आते हुए देख पाएंगे। और खास करके जो अभी तक मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी हो रही थी, अब ये पॉजिटिव, तो मुझे लगता है 238 239 इज गुड टू बाय। इमीडिएट टारगेट तो 243 का है, बट मुझे लगता है जून एंड तक की बात करें तो हम 250 का लेवल आराम से एल्यूमिनियम में क्रॉस कर पाएंगे। अगले दर्शक है निखिल मदन है, नेचुरल गैस में क्या करें? अनुज जी, क्या करना चाहिए निखिल मदन जी को नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में हमने जब से 200 का लेवल ब्रेक होते हुए देखा है, उसके बाद अच्छी खासी सस्टेन इसमें आती हुई दिखाई दी है, और हमने देखा है कि कल भी इसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड पॉजिटिव था। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में टारगेट करीबन 236 237 तक देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने अच्छे ब्रेकआउट्स देखे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि ये देख सकते हैं। दर्शक हमारे साथ सुल्तान है गुजरात से, इनका सवाल है कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर। क्या सलाह देंगे इनको केडिया जी? कॉटन सीड ऑयल केक का आउटलुक क्या लग रहा है? थोड़ा पोजिशनली भी मीडियम टर्म के लिए भी बता दीजिए, और 2-3 दिनों के लिए भी बता दीजिए। देखिए, पूरे कॉटन सीड ऑयल पैक के अंदर हमने एक अच्छी खासी रैली देखने के बाद एक करेक्शन भी ऐसा ही मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज एज ऑफ नाउ डिमांड कंसर्न काफी बना हुआ, और जनरली हम देखते हैं जैसे मानसून ऑनसेट होगा तो वहां पे हम देखते हैं खली की डिमांड थोड़ी सी इनिशियली कम हो जाती है। साथ में हम देखते हैं कॉटन का इस बार रकबा कैसा रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, जिसके चलते हमने
इनिशियली जो भाव में तेजी देखी थी करीबन 2750 से 2770 तक का, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन लिया है। बट कुल मिला के मुझे लगता है 2600 से 2650 का एक बहुत ही बेहतरीन लेवल बन जाएगा। इंटरनेशनल में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता है या एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी तेजी आती है तो उसका भी असर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगर जून महीने की बात करें तो 2600 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, 2740 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2600 2620 के करीब लीजिए, 2570 का स्टॉप लॉस रखिए। जून एंड तक का अगर हम टारगेट करके चले तो मुझे लगता है 2740-50 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। तो कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर केडिया जी की तरफ से आपको ये सलाह दी गई है। अगले दर्शक हमारे साथ हुकुम राम हैं जोधपुर से, जानना चाह रहा है कि खाने के तेल में क्या लग रहा है। खाने के तेल मार्केट को लेकर आपकी राय क्या बन रही है केडिया जी? देखिए, पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर रिसेंटली हमने देखा पाम ऑयल में जो गिरावट आई थी, इसी के असर के चलते हमने गिरावट आई। देखिए, कच्चे तेल में गिरावट आती है तो हम जो बायोफ्यूल की डिमांड है वहां पे हम कमी देखते हैं, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट था। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे हम पाम ऑयल के अंदर 2-3 दिनों के बाद 39-30-40 रिंगिट के आजू बाजू में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कच्चे तेल में रिबाउंड आया, इसका सपोर्ट हम आते हुए देखेंगे और जनरली ये पीरियड के अंदर हम यील्ड के अंदर फॉल देखते हैं, जो एक बेनिफिट मिलेगा। इंडिया का जो इंपोर्ट है वो जून के अंदर रोबस्ट रहने की उम्मीद है, जो लगभग 7,50,000 टन के आसपास रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलेगा। सोयाबीन में भी हमने प्राइसेस को एक गेन आते हुए देखा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जून महीने के अंदर पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, शुभम जैन हैं। शुभम जैन जी का जो सवाल है वो है चांदी पर। हालांकि ये इन्वेस्टर लग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि चांदी कब खरीदना चाहिए, कब खरीदे केडिया जी? अगर चांदी किसी को खरीदना हो तो किन लेवल्स पे और कब खरीदना चाहिए? इन्वेस्टर लग रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर है तो मुझे अभी भी लगता है कि जैसे मैंने दिवाली पे कहा था कि 24 में 2400 सोना और चांदी में हमने $34 का टारगेट रखा था, जो $32 का लेवल आराम से क्रॉस कर गया है। बट फ्रैंकली मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी स्टीम बाकी है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी 78 के करीब है। अगर इसका लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करूं तो एटलीस्ट 70 के नीचे जानी चाहिए। तो मुझे लगता है चांदी में स्टीम अभी बाकी है। हमने रिसेंटली देखा कि यूएस ने चाइना के सोलर प्रोडक्ट के ऊपर 50% का इंपोर्ट ड्यूटी डाली है, उसकी वजह से थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो मुझे लगता है फ्लक्चुएशन में हो सकता है प्राइसेस वापस 88-89 का लेवल दिखा दे, बट 1-2 हजार का वेट मत कीजिए। अगर आप साल भर का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 1 लाख का लेवल तोड़ता हुआ 1.25 लाख के आसपास हम अगले साल मार्च अप्रैल तक आते हुए देखेंगे, जो इंटरनेशनल में करीबन $38 तक का लेवल बनता है। इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है, चाहे सोलर पैनल की बात करें, 5G में देखिए या दूसरे टेक्नोलॉजी में देखें। तो मुझे लगता है कि चांदी अगर साल भर का व्यू लेके चलते हैं तो अभी भी जिस्ट बाकी जिस से इंटरेस्ट रेट कटौती हम देखेंगे, ये पूरे ही चांदी के कॉम्प्लेक्स को एक अच्छा सपोर्ट करेगा। तो 1.25 लाख के टारगेट के लिए 1 साल के लिए निवेश किया जा सकता है। एंट्री लेवल मेरे ख्याल से 88-89 बेटर अगर मिल जाए तो, बट यहां से भी अगर फेज मैनर में लेंगे तो अच्छी तेजी बन सकती है। अगले दर्शक भी नवनीत है हमारे साथ। नवनीत का सवाल कॉपर और जिंक पर है। केडिया जी आपके फॉलोअर है, पूछ रहे हैं कि केडिया जी से सवाल पूछिए कि कॉपर और जिंक में क्या करें इंट्राडे के लिए और पोजिशनली भी, दोनों तरह के कॉल्स बताएं कॉपर और जिंक में इनके लिए। देखिए, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। हम देख रहे हैं 10-10 रुपए की तेजी मंदी कॉपर में दिखा रही है, 5-5 रुपए की तेजी मंदी हम जिंक में देख रहे हैं। बट फ्रैंकली करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इंडस्ट्री में डिमांड इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही तेजी रहेगा। खास करके कॉपर की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने 860 के लो से मार्केट को उठते हुए देखा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अगले 2-3 दिन की बात करें तो 870 पे लीजिए, 880-884 तक का लेवल कॉपर में रहेगा। जिंक के अंदर भी 258 के करीब लेके चलिए, 262-263 का। लेकिन अगर आप 1.5 से 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो हमने देखा पहले ही यूबीएस ने क्लियर कहा है कि $12,000 का लेवल एलएमई कॉपर ईयर एंड तक दिखा सकता है, जिसका मतलब है हम डोमेस्टिक मार्केट में आराम से 1000 का लेवल क्रॉस कर पाएंगे। तो 1.5-2 महीने की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस वापस 900 का लेवल तोड़ के 920 तक का लेवल कॉपर में, और जिंक भी करीबन 265 तक का लेवल दिखाएगा। जो सरप्लस जिंक के अंदर बना हुआ था वो मार्च महीने से हमने देखा थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो चुका है, क्योंकि कंजम्पशन इंप्रूव हुए है। तो दोनों ही शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में मुझे कॉपर और जिंक दोनों ही काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई देते हैं। दर्शक है समीर है बुलंदशहर से, क्रूड में फ्यूचर और ऑप्शंस की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। केडिया जी ये भी आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे समीर जी को?
देखिए, कच्चे तेल में 2 तारीख को जो ओपेक की मीट थी, उसके बाद हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है, जबकि ओपेक ने 2.2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कटौती 2024 और 25 में भी कंटिन्यू रखने की बात की है, लेकिन डिमांड के अभाव में हमने प्राइसेस में दबाव देखा है। बट कुल मिला के एसपीआर होल्डिंग कम है, मेंटेनेंस के लिए रिग्स अब बंद होंगे यूएस में, क्योंकि हरिकेन सीजन हम देखेंगे जुलाई अगस्त में एक्टिव हो जाएंगे, जिसको देखते हुए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई है। ये टेम्पररी है, तो मुझे लगता है आप खाली हफ्ते भर का व्यू लेके चलिए, ज्यादा बड़ा व्यू मत बनाइए, क्योंकि प्राइजेस अब 6000 से लेकर 6400 के दायरे में रहेगा। तो बिल्कुल छोटे अवधि के लिए मुझे लगता है 6150 के करीब मिलता है, लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 6280 से 6300 है, हफ्ता भर की बात करें तो 6400 का लेवल मिल जाएगा। लेकिन वहीं ऑप्शन काफी अच्छा दिख रहा है, जहां पे 6200 का कॉल लेके चलिए, 100 रुपए में मिलता है। 30 का स्टॉप लॉस रखिए, 240 तक का टारगेट हम ऑप्शन में भी देख पाएंगे। के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में भी आप बाई कर सकते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ऊंझा मंडी के कारोबारी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम जीरे को लेकर उनकी राय जानेंगे, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, मंडियों का हाल भी हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्रूड की हम बात कर रहे थे। अनुज जी, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल को लेकर, आप क्या राय देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, क्रूड में एक अच्छा रिबाउंड हमने होते हुए देखा है। टेक्निकल चार्ट्स पे आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेड हमें लगता है कि देखा जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। तो क्रूड में करीबन 6180 के आसपास खरीदारी करें। 6105 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर में करीबन 6280 तक देखा जा सकता है। तो बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन अगर हम देखें तो पूरे ही एनर्जी पैक में, चाहे वो नेचुरल गैस हो चाहे क्रूड हो, दोनों के अंदर ही हमें लगता है कि एक बाउंस बैक का ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है। तो खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। एग्री मार्केट की कुछ और चर्चा कर लेते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले मसालों की बात करते हैं। जीरा आज करीब 1.5% की मजबूती के साथ 29,600 के ऊपर बंद हुआ है। धनिया 7400 के ऊपर और हल्दी की क्लोजिंग हुई है 17,300 के ऊपर। अनुज जी बताइए, मसालों को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है मसालों की चाल आगे कैसी रहने वाली है? देखिए, मसालों में हमने एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखी है और सभी मसालों के अंदर एक बाउंस बैक हुआ है। मगर कहीं ना कहीं देखें तो डेफिनेटली सभी मसालों ने रेजिस्टेंस भी फेस किया। अगर हम धनिया की बात करें तो करीबन 8000 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। और अगर हम जीरे की बात करें तो वो करीबन 30,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और टर्मरिक अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली 19,000 का जो स्तर है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे है। तो बाउंस बैक जरूर हुआ है, मगर रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी फेस हो रहे हैं। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि मानसून का जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि आने वाले दिनों में अच्छा मानसून आ सकता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आगे चलकर क्रॉप होगी वो अच्छी क्रॉप हो सकती है। बट फिलहाल अभी हमें लगता है कि भावों में एक बाउंस बैक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम जीरा, धनिया और टर्मरिक में देखने को मिल सकता है। चलिए, हमारे साथ किशोर साहब ही है, जीरा कारोबारी है ऊंझा मंडी के। सर किशोर सर बताइए, आप क्या सेंस कर रहे हैं, मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के अराइवल्स के नंबर्स हैं, और विदेशों में जो सप्लाई बढ़ने की जो खबर आ रही थी कि जून जुलाई में बढ़ेंगे नंबर, उसकी रिपोर्ट भी बताइए कि वो रिपोर्ट क्या कह रही है। नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार। देखो, अभी ऊंझा मंडी के अंदर तो किसानों की आवक ओवरऑल गुजरात के अंदर कम हो गई है, जिसे सीजन में भी माल करके भाव नीचे होने की वजह से अराइवल है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और जैसे ही फर्स्ट बारिश होगी मानसून की, उसके बाद तो आवक और कम हो जाएगी। ये जो भी आवक आ रही है 10-12 हजार वर्ग की, उसके सबसे आगे जाके तो ये आवक 5-6 हजार वर्ग की रह जाएगी। मंडियों के अंदर इतना कोई बड़ा माल को भराव नहीं हुआ है। जो भी माल है वो किसानों के पास है, हैंड टू माउथ है। सेंटरों के अंदर भी कोई इतना बड़ा माल नहीं है। रही बात विदेशों की, तो विदेशों के अंदर पहले इसे बोल रहे थे कि भाई क्रॉप डबल है और माल वहां से एक्सपोर्ट होगा और इंडिया में माल आ जाएगा। ये सब बातें बनी बातें, उसमें कुछ दम नहीं है। ऑलरेडी वहां भाव ऊंचे ही है। भाव लास्ट ईयर भाव बहुत ऊंचे थे, इसलिए वहां से एक्सपोर्ट होता। इस बार कोई एक्सपोर्ट वहां से होना नहीं है। इंडिया में कोई इतना बड़ा कोई माल आना नहीं है। उल्टा अपने यहाँ से और इंडिया के भाव नीचे, यहाँ से एक्सपोर्ट जाएगा। एक्सपोर्ट की डिमांड ठीक ठाक बनी हुई है। हर महीने के अंदर कम से कम भी एक्सपोर्ट 10-15 हजार टन जाने वाला ही है। उसके हिसाब से अभी भी आने वाले समय में कम से कम 17-18 लाख बोरी एक्सपोर्ट जाएगा, 20-22 लाख बोरी इंडिया की खपत होगी। इसके हिसाब से माल जो किसानों के पास बचा है उसमें कुछ ज्यादा प्रेशर बनने वाली बात नहीं है। क्रॉप जरूर ज्यादा है इंडिया की, लेकिन उसके हिसाब से माल भी आएगा, भाव के हिसाब से माल बाहर आएगा। लास्ट ईयर मतलब 60 हजार में जीरा बिक रहा था, इस बार कम से कम 28 हजार में जीरा बिक रहा है। तो उसके हिसाब से माल किसान लोग फेंकने वाले नहीं है। भाव जब भी ऊंचे जाएंगे किसान माल लाएगा, भाव नीचे जाएंगे माल कम हो जाएगा आने वाला में। ये रहेगी सर बात।
के और जो ये खबरें दी जा रही थी कि इस देश में 2 गुना, यहाँ पे 4-5 गुना, इस खबर में कितना दम है सर? मेरे चाइना से बात हुई, मेरे क्लाइंट है, मैंने खुद एक्सपोर्ट करता हूँ, मैंने कल कंटेनर दिए थे चाइना में, तो मेरी पार्टी ने ये बताया कि पहले जो पूछते थे कि भाई $2700-2800 में वहां से एक्सपोर्ट हुआ है, वो गलत बात है। वहां ऑलरेडी भाव $4200 के भाव है और इंडिया के भाव $3500 के भाव है सर। यदि $4200 के भाव है, वो भी धीरे धीरे वहाँ अभी हार्वेस्टिंग चालू है और ये जून जुलाई में हार्वेस्टिंग बढ़ेगी, तो यदि वहाँ भाव क्रॉप ज्यादा है और भाव यदि घटेंगे तो भी $3500-3600 होंगे, यानी कि इंडिया से कम होने वाले भाव नहीं है। और रही बात वहाँ खपत की, तो क्या है कि चाइना खुद की खपत 70-80 हजार टन की है, तो वो 50,000 में खुद रख लेगा, कहाँ से एक्सपोर्ट करेगा वो माल? इसलिए वो बात नहीं है। जब भी भाव आज की तारीख में इंडिया के नीचे है, चाहे बांग्लादेश खरीदी करो, चाहे यूएसए करो, चाहे गल्फ कंट्रिया करो, सब जगह माल हैंड टू माउथ है। जो भी कंट्री का भाव नीचे वहीं से माल जाएगा, लेकिन अभी तक इंडिया का भाव नीचे और इंडिया से ही माल एक्सपोर्ट जाएगा, कोई फॉरेन से माल आने वाला नहीं है सर। यानी यहीं से माल जाने वाला है, बाहर से माल नहीं जाएगा। तो क्या करें, जिनके पास माल है उनके लिए क्या सलाह देंगे? कितनी तेजी के लिए वो बैठे? मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में करीबन 31 ये अगस्त तक समझे तो अभी भी जीरे के अंदर 25-30 रुपए की तेजी बन सकती है। 340-50 के भाव एक बार बन सकते हैं सर। ओके, 340-350 यानी 34-35 हजार रुपए अगर वायदा में आप देखें तो एक बार इतना देख सकते हैं भाव। इसके लिए समय सीमा क्या है, टाइम फ्रेम क्या है? कुछ समय तो आपने तय कर रहा है। अभी जो भाव है कि इंडिया की थोड़ी डिमांड कम बनी हुई है, जैसे मौसम गर्मी बहुत चल रही है मौसम के अंदर, तो 15 मई से 15 जून तक ग्राहकी ठंडी रहती है। वैसे बारिश की डिमांड आएगी, एक बार बारिश होने के बाद ऑल ओवर इंडिया में उसकी डिमांड अच्छी निकलेगी, तो जुलाई एंड और जून एंड और जुलाई के अंदर अच्छी डिमांड निकलेगी सर। ओके, और धनिया को लेकर सर क्या आप कहेंगे? धनिया में क्या हो रहा है? धनिया तो एकदम बिल्कुल सुस्त है, बॉटम पे चल रहा है, घटने में 2-3 रुपए की जगह है, लेकिन धनिया में कैरी फॉर्ड ज्यादा है, किसानों के पास माल व्यापारियों के पास माल ज्यादा है। इस बार क्रॉप जरूर कम थी, लेकिन आने वाले समय में धनिया की भी डिमांड बनेगी और वहां से भी 5-7 रुपए की तेजी बन सकती है, ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार 5-7-8 रुपए की तेजी बन सकती है सर। ओके, यानी वहां ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है और जीरा आपको ऊपर में 35,000 रुपए तक जाता दिख रहा है। शुक्रिया किशोर शाह जी, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद सर। केडिया जी, आप बताइए, मसालों पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, पूरे मसाले पैक में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने हल्दी की बात की, क्योंकि बैलेंस शीट काफी टाइट है और नो डाउट हमने जो रिसेंटली फॉल देखा था वो मानसून की प्रोग्रेस को देखते हुए देखा था। टेक्निकली 20,000 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, इसके लिए मार्केट में सेंटीमेंट थोड़े खराब जरूर हुए थे, बट मुझे लगता है 17,100-200 इज गुड टू बाय। जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी। मार्च में भी हमने 16,600 का लो लगा था, वहां पे डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है 17,800 का इमीडिएट टारगेट। लेकिन जीरा थोड़ा कॉशियस रही है, बिकॉज डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा था, जब चाइना की बातें हो रही थी कि 2 गुना 4 गुना क्रॉप है, बट मैंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से उतना बढ़ेगा नहीं। तो कुल मिला के हमें एक्सपेक्टेशन 30,000 से 32,000 की जोन का है, तो तेजी आ रही है, बट ये 30,000 के आसपास जाने के बाद मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो जीरे के अंदर थोड़ा कॉशियस रहिए। हल्दी और जीरे के बाद धनिया की अगर बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। 7400 के लेवल पे 7250 का स्टॉप लॉस रखिए। हफ्ते भर का भी व्यू या जून मिड तक का भी व्यू देखते हैं तो मुझे लगता है प्राइजेस 7650 से 77 का लेवल मिल जाएगा। सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी मुझे अब धनिया में दिखाई देती है। 10 सेकंड में बताइए केडिया जी, ग्वार को लेकर आपका व्यू। गवार बिल्कुल रेंज बाउंड है। मॉनसून इस बार लानिनो रहेगा, लानिनो की वजह से इस बार स्विंग में कमी रहेगी, जो बड़ा ट्रिगर रहेगा, लेकिन 5650 के ऊपर ही गवार में तेजी बनेगी। अदरवाइज 5300 से 5600 के दायरे में ही मार्केट जून महीना निकालने की कोशिश करेगी। शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, कमोडिटी फटाफट में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ पे चलती रहेंगी। नमस्कार।